आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या नाम है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। करंट कैरिंग वायर जो है एक मैग्नेट की तरह कुछ हद तक बिहेव करता है, उससे ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसकी स्टडी कैसे करते हैं? इसमें दो पार्ट्स हैं। एक तो ये कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। मैग्नेट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो पहला पार्ट तो ये होगा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, और दूसरा पार्ट ये कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कैसे बिहेव करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के साथ चार्ज कैसे इंटरेक्ट करता है। एक पार्ट ये हुआ, और एक पार्ट हुआ कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या? पहले हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। ठीक है। देन हम लोग पढ़ेंगे कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे कि एक मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेट कैसे बिहेव करता है। मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है और मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, ये लास्ट में पढ़ेंगे। जो आप लोगों ने क्लास 10th में जिस ऑर्डर में पढ़ा था उसका एग्जैक्टली उल्टा ऑर्डर पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि उल्टा ऑर्डर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कुछ होता है जिसको हम एक बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, कितना होता है, इसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे, बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखेंगे। अब क्या है कि इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसा ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ करने का तरीका भी वैसा ही है कुछ हद तक, जैसा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ करने का तरीका है। क्या तरीका है वो? कि उन लाइन के टेंजेंट के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो मैग्नीट्यूड है, वो लाइंस की डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर लाइंस पास पास में है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और अगर लाइंस दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड वीकर होगा। ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट। ठीक है। तो ये लेट से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये लाइंस आपके एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिसका डायरेक्शन आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट से राइट की तरफ। ये सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट भी हैं। ठीक है। अब अगर मैं इस फील्ड में एक चार्ज को रख देता हूं, लेट से ये चार्ज है प्लस क्यू, तो इस चार्ज के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर कैसे इंटरैक्ट करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड क्या इस चार्ज पे कोई फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? सबसे पहले हमें यही पढ़ना है। ठीक है। अगर लगाएगा तो कितना लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये सब चीजें पढ़नी है। तो इसमें जो फर्स्ट केस है हमारा, केस फर्स्ट जो हम यहाँ देख रहे हैं, वो है चार्ज एट रेस्ट। जवाब ये है कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तो एक मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाता।
समझ में आई बात? अगर चार्ज रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाता। केस 2, चार्ज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली मूव कर रहा है, मतलब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, सच दैट इसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, मतलब बी वेक्टर एंड वी वेक्टर आर पैरेलल। ठीक है, तो ऐसे में आपके चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज आल्सो जीरो। मतलब अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पर है या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाता। ठीक है, फिर आया, फिर हम देखेंगे केस 3। केस 3 में क्या देख रहे हैं? केस 3 में हम देखेंगे चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होगा, ये देखते हैं। तो क्योंकि मेरे को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बताने हैं, मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा अलग टेक्निक यूज कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड को मैं प्लेन के अंदर की तरफ मान रहा हूं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरा प्लेन के अंदर की तरफ है, उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस पे क्रॉस बनाऊंगा। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सारी की सारी अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक फील्ड का? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है लेट्स से। अब क्या होगा, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में जो कि इस प्लेन के अंदर की तरफ है, इसके अंदर एक चार्ज को अगर मैं लेट्स से ये मेरे पास चार्ज है क्यू, इसको मैं इधर की तरफ वेलोसिटी दे देता हूँ, लेट्स से ऐसे वेलोसिटी देता हूँ वी। तो मैं क्या देखूंगा, इस पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब चार्ज जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे था तो मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब भी मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाता है। लेकिन अगर वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करने लग जाए, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और चार्ज की वेलोसिटी राइट साइड में है, तो इस केस में वी विल सी कि सडनली ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाने लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू, क्या होगा, force will be perpendicular to both velocity and magnetic field। ये जो फोर्स होगा ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। किधर होगा? ऐसे कितने पॉसिबल डायरेक्शन है जो इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर हो और इस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो? ऐसे कितने कितने पॉसिबल डायरेक्शन है, आप बता सकते हैं मुझे? जो दो पॉसिबल डायरेक्शन है। कौन कौन से? एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, एक सर ऊपर बेला, और एक। हाँ सर। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये चार्ज है ये पॉजिटिव है, तो फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, एक्चुअली फोर्स का जो डायरेक्शन है इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या होगा, आपको पता होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में कि नहीं पता है? क्या होता है? ये होता है ना, करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होता है कि नहीं होता? पढ़ा है? इधर करंट, इधर मैग्नेटिक फील्ड और इधर बाहर की तरफ फोर्स हो जाएगा, राइट? तो यहां पर करंट तो जिधर चार्ज जाएगा उधर ही है, मतलब वेलोसिटी की तरफ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मैं इसको ऐसे रखूंगा। फोर्स किधर आएगा?
आप खुद से ट्राई करके देखिए, इसमें उतना अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा, बट करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के हिसाब से अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो उधर की तरफ फोर्स आ जाएगा। या इवन बेटर, द बेस्ट वे इज फोर्स वेक्टर का सीधे सीधे फॉर्मूला याद कर लो, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फोर्स कितना होता है? क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इतना फोर्स लगता है। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन देख लीजिए क्या आ रहा है, यही वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा, खुद से चेक कर लो, सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? आ रहा है। तो हाँ। फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन लगेगा अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इधर जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड की एकदम बेसिक चीज है कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करता है। ठीक है बेटा, फटाफट इसको कॉपी करेंगे 1 मिनट के अंदर। ठीक है, सबने कॉपी कर लिया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने जो ये फोर्स के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा एक बार मुझे बताइएगा। सबसे पहले तो जो फोर्स है, ये फोर्स
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है कि नहीं है ना? है, ठीक है। दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। दूसरा, ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q इंटू वी इंटू बी। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, एक और बात, वेलोसिटी जो है इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना? तो यही रखा अपन ने, कंडीशन ली थी। चौथा, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, फोर्स सॉरी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यहां से मैं बोलना चाहूंगा कि इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी, ये यहां नहीं, ये बोलना चाहता था, गलत बोल गया। एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, क्यों? बिकॉज आपका जो फोर्स है वो क्या होता है, Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट? तो एक्सेलरेशन हमेशा ही, एक सेकंड बेटा, वापस शुरुआत से करते हैं, थोड़ा सा लाइन गड़बड़ा गया। सबसे पहला, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, यहां से आती है दो बातें, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना? और क्योंकि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों को जोड़कर मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। सोच के बोलो। देखो, आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी, जो चार्ज की वेलोसिटी किस इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। एक्सेलरेशन अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, इसका मतलब इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, और बाद में कोई भी चेंज वेलोसिटी में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ में आई बात? यहां से क्या बोल सकता हूं, वेलोसिटी अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, और क्योंकि वो इनिशियली जीरो था, ये हमेशा जीरो रहेगा, इसलिए वेलोसिटी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। इसमें कोई आपत्ति? अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ सर। हम्म, क्योंकि एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है। और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग नहीं जीरो है, इसलिए हमेशा ही वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जीरो है। इसलिए मैं कह रहा हूं वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज, हमेशा ही वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। ये एक चीज होगी। ये मैंने क्यों बोला, इससे मेरे को एक दूसरी चीज मिलेगी कंक्लूड करने के लिए, कि इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, अभी और बचा है।
क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, है ना। इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग कोई है ही नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री, है ना। क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही परपेंडिकुलर, इसलिए साइन 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, इसलिए बी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है ही है, साइन 90 डिग्री कांस्टेंट है ही है, चार्ज कांस्टेंट है ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं है? सही है कि गड़बड़ है? हम्म, सही है। तो जवाब ही नहीं है यार। फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू कांस्टेंट, वी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, बी तो ऐसे ही कांस्टेंट है, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, इसलिए साइन 90 डिग्री भी कांस्टेंट, इसलिए ओवरऑल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। मैं फोर्स का डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा ये कह रहा हूँ। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं सर। नहीं सर। तो अब देखो, हमारे पास आ गया देयरफॉर अ फोर्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड and perpendicular to velocity is always acting on the particle, right? तो यहां से कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में? ये सोच के कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? हम्म, लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ। हम्म, ऐसा कभी पढ़ा है कि फोर्स हमेशा ही वेलोसिटी के कांस्टेंट, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? ऐसा कभी कोई केस सुना है आपने, पढ़ा है कभी? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सर सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। हाँ, ये कहाँ देखा है आपने? सर्कुलर मोशन। कौन सा वाला सर्कुलर मोशन? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाला है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर। तो फटाक से कॉपी कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कितना रेडियस का होगा, कितना टाइम पीरियड होगा, कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी, वगैरह वगैरह। सर हम्म, सर वी वेक्टर कांस्टेंट कैसे है? वी वेक्टर नहीं बोल रहा हूँ, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बोल रहा हूँ। सर लेकिन उसका 90 डिग्री में तो एक्सेलरेशन हो रहा है, तो फिर चेंज तो आएगा। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना,
स्पीड में चेंज हाँ नहीं आ रहा है, यही तो बोल रहा हूँ। डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी का, क्योंकि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक हाँ, है। तो उधर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी तो वेलोसिटी आएगा उसके पास। अरे बाबा, बात समझो। फोर्स आपका परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, इसका मतलब वर्क डन कितना हुआ? 0। जी हाँ। अगर वर्क डन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 0। 0। इसका मतलब v क्या हो गया? कांस्टेंट। हाँ आया ना? हाँ तो पिछले वाला कॉपी कर लिया था जो मैंने लिखाया था? हाँ सर। नहीं क्या, फटाफट कॉपी कर लो। देखो क्या है कि एक हमारे पास सिचुएशन थी, एक चार्ज था। अब हम उसका मास भी ले लेंगे। इसका मास m था, चार्ज q था, इसकी वेलोसिटी इधर थी। तो हमने देखा था इस पे फोर्स किधर लगेगा, v क्रॉस b निकालेंगे तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे। ठीक है। यही फोर्स जो है आपके सर्कुलर मोशन की सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। ठीक है। जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है उसकी वजह से सिर्फ मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड चेंज नहीं होती। ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे पार्टिकल जो है यहां से घूमता हुआ यहां पहुंच गया। ठीक है। इस तरीके से पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन करता जाएगा और घूम कर वापस अपनी जगह पे ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन करते करते ऐसे आ जाएगा। ये जो फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। सेंटर किधर होगा ये फोर्स को देखकर समझ में आएगा। ठीक है। जब चार्ज यहां से मूव करके यहां पहुंच जाएगा तो इस चार्ज की वेलोसिटी इधर होगी, और फिर से अगर आप v क्रॉस b देखोगे तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, सेंटर की तरफ। ठीक है। ये फोर्स कितना है? ये फोर्स है q इंटू वी इंटू बी। तो बेटा रोनित, आप जब बोल रहे थे कि सर ये जो फोर्स है इसकी वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी आएगी, तो सही बिल्कुल आएगी बेटा, आई तो है यहाँ पे। ये एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी थी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी वाई डायरेक्शन हो तो गई, पर इस पूरे मोशन में स्पीड चेंज नहीं हुई। ठीक है। सो फोर्स हाँ इज सर। इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी, इतना फोर्स लगेगा। एंड दिस फोर्स हैज टू प्रोवाइड फॉर एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना? इसका मतलब ये हो गया कि क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर है, तो मतलब हो गया v से v चला गया, दैट मीन्स रेडियस r इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी हो गया। ठीक है। तो हम लोगों ने इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रेडियस निकाल लिया। क्या कह रहा है ये? देखिए जरा, ये कह रहा है अगर पार्टिकल का मोमेंटम ज्यादा है तो उसे मोड़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मोड़ने में मोड़ते मोड़ते ये ज्यादा रेडियस, ज्यादा बड़ा सर्कल कवर कर लेगा। अगर चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, इसलिए जल्दी मुड़ जाएगा, इसलिए रेडियस थोड़ा कम हो जाएगा। सो रेडियस जो है एम वी बाय
क्यूबी के बराबर आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली आप इसको अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी बाय क्यूबी भी लिख सकते हो, और ये कई बार काम आता है। कैसे काम आता है? बोल देगा कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस v के अक्रॉस एक्सेलरेट करें, तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस v। तो इसको अगर आप यहाँ डाल दोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन का रेडियस मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है ना, समझ में आई बात? अब इसको कॉपी मत करना, समझाने के लिए बोला था बस। तो रेडियस आर हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड निकाला हमने, तो हमने देखा टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr/v। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2πmv/qb अपॉन v, दैट इज इक्वल टू 2πm/qb। ठीक है, ये टाइम पीरियड आ गया। मैं चाहूँ तो इसके एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, दैट इज इक्वल टू v अपॉन mv/qb। तो v चला गया, दैट इज इक्वल टू qb/m। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ओमेगा याद कर लेना चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू qb/m, क्योंकि अगर ओमेगा याद है तो टाइम पीरियड तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख देंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू qb/m, ये याद रख लेना। और एक और चीज नोट कर लेते हैं हम लोग कि दिस टाइम पीरियड एंड ओमेगा आर इंडिपेंडेंट ऑफ v। स्पीड से टाइम पीरियड और ओमेगा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए। ठीक है बेटा, तो एक बार इसको भी आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो गया? ओके, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये कि ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, सेकंड क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है।
ये दोनों इक्वल हैं, यूनिफॉर्म है, ठीक है? मतलब बेसिकली जहाँ पर y पॉजिटिव है, वहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ पॉजिटिव z डायरेक्शन, ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं इसको वर्ड्स में, इफ y इज ग्रेटर देन 0, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B नॉट K कैप, ठीक है? समझ में आई बात? ओके, जहाँ पर y ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड आपका B नॉट K कैप है, व्हिच इज अ कांस्टेंट, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है? इफ y इज लेस देन 0, मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है? अब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज है q जिसका मास है m, ये वेलोसिटी v से इस तरीके से एंटर करता है ओरिजिन पर, सच दैट ये वाला एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है? हमें बताना है कि चार्ज कितना टाइम स्पेंड करेगा इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड अगर ये चार्ज q पॉजिटिव है और अगर ये चार्ज q नेगेटिव है, तो दोनों केसेस में से सॉल्व करके बताना है, ठीक है? देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं समझा रहा हूं, बट इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से आसानी से कर पाओ, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, सिर्फ पहली पहली बार में देखने के लिए एक बार देखना होता है, उसका समझ में आ जाता है। तो ये चार्ज q वेलोसिटी v से इधर आया, इसकी जब ये यहाँ पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी इधर होगी, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, आप मुझे बताएंगे कि इस पे फोर्स किधर लगेगा? अगर वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा इस वेलोसिटी और इस मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, गिवन बाय q इनटू v क्रॉस b, तो यू विल फाइंड कि फोर्स का डायरेक्शन जो है वो इधर कहीं पर होगा, एंड दिस फोर्स हैज टू बी इक्वल टू q v b, ठीक है? तो अब देखिए, फोर्स जो है, फोर्स का डायरेक्शन मैंने क्यों निकाला? क्योंकि फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, तो मेरे को फोर्स देखकर पता चल रहा है कि सेंटर की तरह, सेंटर लेट से इधर है, तो चार्ज का मोशन कैसा होगा? चार्ज का मोशन होगा कुछ इस तरीके का, टक, 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 इसको सेंटर मानते हुए होगा ना, तो कुछ ऐसा, ठीक है? अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है? क्योंकि ये सर्कल का कॉर्ड है, इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा, ठीक है? ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है बेटा? 180 डिग्री माइनस 2 थीटा हो जाएगा इस ट्रायंगल को देखोगे तो टाइम कितना लगेगा? फर्स्ट पार्ट में अगर चार्ज पॉजिटिव है तो टाइम कितना लग रहा है? टाइम t इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा बाय ओमेगा, ठीक है? दैट इज इक्वल टू, अब ओमेगा कितना था? क्यू बी बाय एम था, तो ये हो गया पाई माइनस 2 थीटा अपॉन क्यू बी बाय एम। ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। कोई दिक्कत है इसमें कि नहीं? देखिए सोचिए बात को, सॉल्यूशन सारा का सारा डायग्राम में हो रहा है, ठीक है? वर्ड्स में कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, डायग्राम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, डायग्राम नहीं बनाओगे ठीक से, डायग्राम में वर्क नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें अभी तक? किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत नहीं? आप, सर हाँ सर पाई माइनस 2 थीटा कैसे आया? बेटा, ये ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 यस डिग्री को पाई लिख सकते हैं, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये थीटा, तो ये कितना? 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है? हाँ ओके, तो अब सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट, जिसमें चार्ज क्यू आपका नेगेटिव हो जाता है। अगर चार्ज क्यू नेगेटिव है तो क्या होगा? फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इसको मैं दूसरे पेन से सॉल्व करता हूँ। फोर्स लगेगा उस केस में इधर की तरफ,
सर एक बार फिर से बोल दीजिए सर, आवाज कट गया था। क्या? सर एक और बार सेकंड पार्ट फिर से बोल दीजिए, आवाज कट गया था। मैं कह रहा हूँ सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इधर लगेगा, क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो V क्रॉस बी तो इधर आ रहा है, और क्योंकि Q नेगेटिव है इसलिए फोर्स उल्टा हो जाएगा, तो ये फोर्स हो जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। अब इसका मतलब हमारा जो पार्टिकल है उसके सर्कल का सेंटर यहां कहीं पर आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करता रहेगा, इसको सेंटर मानते हुए ऐसे, और यहां से ऐसे निकलेगा। हाँ या ना, समझ में आ रही बात? हाँ सर। समझ में आ गया? ओके। तो हम देखेंगे कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए ये वाला एंगल फिर से थीटा बना। ये थीटा बना तो क्योंकि ये कॉर्ड है सर्कल का, इसलिए ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, ठीक है। ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, मतलब पाई माइनस 2 थीटा। इसलिए ये वाला एंगल जो पार्टिकल ने कवर किया ये कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, दैट इज पाई प्लस 2 थीटा। ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैं यहां से एक ऐसे लाइन खींच दूं एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 180 डिग्री प्लस 2 थीटा, ठीक है। दो तरीके से हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो एंगल कितना कवर किया, पाई प्लस 2 थीटा, इसलिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2 थीटा बाय ओमेगा, दैट इज इक्वल टू पाई प्लस 2 थीटा अपॉन क्यू बी बाय एम, क्यू बी बाय एम, ठीक है बेटा। तो इसको आप सब लोग फिर से कॉपी कर लेंगे जल्दी जल्दी। ओके, कॉपी हो गया सबका? आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि
आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज बी नॉट या माइनस बी नॉट के कैप इफ x, y आर पॉजिटिव एल्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है, मतलब ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जहां x और y दोनों पॉजिटिव मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट वेक्टर, बाकी सब जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक है, अब एक चार्ज q है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से घुसता है वेलोसिटी v वेक्टर से एट पोजीशन 0, a। ठीक है, पूछा गया फाइंड द साइन एंड स्पीड ऑफ चार्ज if it cross if its final velocity is perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाती है तो हमें बताना है कि इस चार्ज का स्पीड क्या होगा और इसका साइन क्या होगा, मतलब ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और कितनी स्पीड से चार्ज यहाँ पर एंटर किया, ये दोनों चीजें हमें बतानी है। फटाफट बताइएगा। सॉल्व करके बताइए फटाफट सब लोग।
नो रोनित, आपका गलत है आंसर। बेटा साइन ऑफ चार्ज बताना है, स्पीड का साइन नहीं बताना, ठीक है? स्पीड स्पीड का साइन कैसे होता है? चार्ज का साइन बताइए और स्पीड कितनी है ये बताइए। अगर फाइनल वेलोसिटी जो है, अच्छा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक भी लिख दिया मैंने, सॉरी मेरी गलती है, परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये बोलना चाह रहा हूँ। माय बैड, ट्राई करिए फिर से। जस्ट द चार्ज विल बी नेगेटिव एंड आपका आंसर सही लग रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाती है फाइनली, मतलब कि पार्टिकल जो है वो कैसे गया। अगर पार्टिकल ऊपर मान लीजिए पार्टिकल के ऊपर फोर्स ऊपर लग रहा होता, लेट्स से फोर्स ऊपर लग रहा है, सेंटर यहाँ होगा, पार्टिकल का मोशन ऐसा हो जाएगा। इसमें पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब फोर्स इधर लग रहा होगा, पार्टिकल कुछ इस तरीके से इधर से निकल गया होगा।
ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि सेंटर जो है पार्टिकल मोशन का वो इस ओरिजिन पर लाई करे। इसलिए जो रेडियस r है वो बेसिकली इस डिस्टेंस a के बराबर है। ठीक है। सो हम कहेंगे सबसे पहले फोर्स इधर लगना चाहिए। अगर हम v क्रॉस b निकालें, v क्रॉस b करके देख लो, प्लस y डायरेक्शन जा रहा है, इसका मतलब चार्ज q हैज टू बी नेगेटिव। ठीक है। ये आपका करेक्ट केस है, ये आपका इनकरेक्ट केस है। चार्ज q हैज टू बी नेगेटिव। दूसरा, जो रेडियस है वो a के बराबर है, मतलब कि mv/qb जो रेडियस का फॉर्मूला है वो a के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब v इज इक्वल टू qba/m। ठीक है। तो ये आपका आंसर है। चार्ज q नेगेटिव है और स्पीड जो है वो qba/m के बराबर है। ठीक है। तो फटाफट सब लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो गया होगा। तो अब हम अगला केस देखेंगे, दैट इज चार्ज मूविंग एट सम एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाते हुए मूव करेगा तो कैसे बिहेव करेगा, ये हमें देखना है। तो लेट्स से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैं सिर्फ 2 एरोज बना रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि फिर कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा कुछ भी। तो ये 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है मैंने। ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने चार्ज को, जो चार्ज Q था हमारा, उसे हमने किसी ऐसी वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है कि वो वेलोसिटी ना तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, बल्कि कुछ एंगल पर है। लेट्स से इस तरीके से थीटा एंगल बनाते हुए हमने चार्ज को यहाँ पे फेंक दिया। मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल चार्ज बना रहा है। तो ऐसे में इस चार्ज का मोशन क्या होगा ये हमें बताना है। क्या करेंगे, देखिए हम बोलेंगे कि जो फोर्स होगा, दैट फोर्स, उस फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू, अब मैं देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करता हूं मैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है। इसको मैंने बोल दिया v पैरेलल वेक्टर, इसको बोल दिया मैंने v परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है। तो क्या मैं v वेक्टर को v पैरेलल वेक्टर प्लस v परपेंडिकुलर वेक्टर बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ q इंटू वी पैरेलल वेक्टर प्लस v परपेंडिकुलर वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। So this is equal to q into v parallel vector cross b vector plus q into v perpendicular vector cross b vector। ठीक है।
तो ये तो जो पैरेलल वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही है, तो इसलिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर होगा कितना का, ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा v साइन थीटा, तो ये हो जाएगा q v b साइन थीटा। ठीक है, तो फोर्स जो है अभी भी ध्यान दीजिएगा, फोर्स इज स्टिल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इट इज स्टिल परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये v पैरेलल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब v पैरेलल इज अ कांस्टेंट, और क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, अब क्योंकि पैरेलल वेलोसिटी कांस्टेंट है और ओवरऑल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि v परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये तो आपका v cos थीटा का तो कांस्टेंट है ही है, v sin थीटा भी कांस्टेंट ही रहेगा, बस उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। v cos थीटा का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, v पैरेलल का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही रहेगा, बस v sin थीटा का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। तो अगेन मैंने अपने मोशन को दो तरीके से तोड़ लिया। कैसे? एक तो वो मोशन जो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग हो रहा है ड्यू टू दिस v cos थीटा, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, इसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं। मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस मान लूं, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है, और वाईजेड प्लेन जो है, इसके इस वाईजेड प्लेन में जो भी वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, और उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। बेसिकली जो v परपेंडिकुलर है, v sin थीटा है, इसके साथ क्या हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा देखते जरा, v इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो v क्रॉस b आएगा आपका अंदर की तरफ, तो इस पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, मतलब बेसिकली वाईजेड प्लेन में लग रहा है। क्या होगा, पार्टिकल का मोशन वाईजेड प्लेन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा ड्यू टू दिस v sin थीटा, और x डायरेक्शन में पार्टिकल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से v cos थीटा से मूव करता रहेगा। तो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में होता था, आप याद करिए, अगर हम प्रोजेक्टाइल को देखते थे वेलोसिटी u से एंगल थीटा पर, तो हम देखते थे पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आया, साथ ही साथ आगे बढ़ गया, यही देखते थे ना, यही देखते थे। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल वाईजेड प्लेन में ऐसे गोल 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 घूम रहा है और साथ ही साथ आगे बढ़ रहा है, ये सिस्टम यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो हमारा जो पार्टिकल का मोशन होगा वो मैं अलग डायग्राम में बना रहा हूँ नीचे। दैट मोशन विल लुक समथिंग लाइक दिस। पार्टिकल यहाँ का चार्ज, क्यूब चार्ज का पार्टिकल यहाँ था, इसको हमने वेलोसिटी इधर दी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर v sin थीटा है, इधर v cos थीटा है, ये एंगल थीटा बना लेता हूं मैं। इधर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा, और पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा होगा। सर्कुलर मोशन करते करते पार्टिकल आगे जा रहा है, तो इसलिए इसका पाथ कुछ हद तक स्प्रिंग के जैसा लगेगा। किसके जैसा लगेगा? स्प्रिंग के जैसा लगेगा। इस स्प्रिंग का, अच्छा अब देखो, डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसका। ठीक है, ये इस स्प्रिंग की लेट से एक्सिस है, तो ये जो सर्कुलर मोशन होगा उसका रेडियस r ये हो जाएगा। दिस रेडियस r इज नथिंग बट mv sin थीटा बाय क्यूबिक, क्योंकि ये सिर्फ v sin थीटा की वजह से हो रहा है, इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा उस स्प्रिंग का, mv sin थीटा बाय क्यूबिक। इस पाथ को हम कहते हैं क्या है? हेलिकल पाथ। क्या कहते हैं? हेलिकल पाथ। प्लीज इसको कोई स्पाइरल नहीं कहेगा, स्पाइरल और हेलिक्स में फर्क होता है। हेलिक्स इज द शेप ऑफ स्प्रिंग एंड स्पाइरल इज सिंपली ये वाला शेप। स्पाइरल 2D शेप है ये वाला, और स्प्रिंग का शेप हेलिक्स ये है। ठीक है, दिस इज योर स्पाइरल एंड दिस इज योर हेलिक्स।
दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पार्टिकल जो है वो हेलिकल पाथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं पिच। क्या कहते हैं? पिच। पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है। दिस पिच, इस पिच को आप रेंज की तरह ट्रीट कर सकते हो। दिस पिच, देखिए रेडियस ऑफ स्प्रिंग और पिच ऑफ स्प्रिंग, या हेलिक्स का रेडियस और पिच मिलाकर आप हेलिक्स का पाथ, हेलिक्स का शेप पूरा डिफाइन कर सकते हो। तो दिस पिच इज नथिंग बट, क्या हो जाएगा, 2πm/qb, जो कि सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड होता है, मल्टीप्लाइड बाय v cos थीटा। बेसिकली इस x डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू एक सर्कल का टाइम पीरियड, ठीक है। तो दिस इज योर पिच, ठीक है बेटा। इसमें अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझसे अभी कभी पूछ लो। कॉन्सेप्ट इज सेम एज प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कॉन्सेप्ट। ये वर्टिकल मोशन ऊपर जाके नीचे आता है, साथ साथ आगे बढ़ता है, वैसे ये सर्कुलर मोशन करता है, साथ ही साथ आगे बढ़ता है। तो इसका शेप जो है इसमें स्प्रिंग जैसा बनता है, या हेलिक्स, हेलिकल बनता है पाथ, वही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉपी कर लेंगे फटाफट, और डाउट होगा तो पूछ लेंगे। कॉपी हो गया? Yes, sir. ओके। तो हमारा, अच्छा इसमें कोई डाउट भी नहीं किसी को? ओके, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। जबरदस्ती का टॉपिक है लॉरेंट्ज फोर्स। ये कहता क्या है कि अगर एक चार्ज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हो, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? जहां पे चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये कहता है कि जो फोर्स होगा दैट विल बी सिंपली q इंटू ई वेक्टर प्लस q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इन दोनों फोर्सेस को जोड़ दोगे, आपका नेट फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अब बेसिकली अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो क्या होगा, ठीक है। समझ में आई बात? सो नाउ चार्ज इन, अच्छा अब इसमें अलग अलग केसेस पढ़ने, वो तो पढ़ ही चुके हैं। तो हम लोग केस 1 पढ़ेंगे, केस 1 पढ़ेंगे जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो हमारे चार्ज का बिहेवियर उसमें क्या होगा ये देखते हैं। इसमें भी फर्स्ट का पार्ट ए होगा जिसमें इनिशियल वेलोसिटी चार्ज की 0, ठीक है। चार्ज की इनिशियल वेलोसिटी 0।
इस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज ऐसे इसमें चुपचाप हमने रख दिया, तो क्या होगा, इस पे फोर्स क्या लगाएगा? इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा Q इंटू ई। ठीक है, और इनिशियली क्योंकि ये रेस्ट पर है, मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे इस चार्ज के पास आगे की तरफ वेलोसिटी भी आ गई है, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगा है, इसलिए चार्ज के पास वेलोसिटी भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगी। इसकी वेलोसिटी आगे हो गई है लेट से v। अब इस पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है उसको वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कांस्टेंट QE लगता ही रहेगा। पर क्योंकि ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अभी भी पैरेलल है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 होगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो कांस्टेंट है, बट मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अभी भी 0 रहेगा। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमेशा ही 0 रहेगा। सो therefore particle simply undergoes uniformly accelerated straight line motion। ठीक है, इसमें हम दूसरा केस भी लिख सकते हैं, u वेक्टर इज 0 या फिर इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो पैरेलल टू आल्सो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियल वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी हो तब भी यही कहानी होगी। ठीक है, पैरेलल ना हो, एंटी पैरेलल हो, तब भी क्या होगा, पार्टिकल इधर जाएगा, रेस्ट पे आएगा, फिर वापस इधर आ जाएगा, है ना। बेसिकली इस पूरे केस में मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी। ठीक है, अब इसी का पार्ट बी। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को एट एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कर दें तो क्या होगा? बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, लेकिन जो चार्ज्ड बॉडी है Q, इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v एट सम एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा ये हमें समझना है। क्या होगा ऐसे में? देखिए देखिए इसके पास अभी भी दो वेलोसिटीज है, एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल विच इज v cos थीटा, और एक उसके परपेंडिकुलर विच इज v sin थीटा। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखिए जरा, जो आपका फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इट इज परपेंडिकुलर टू v sin थीटा, और आपका जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो भी परपेंडिकुलर टू v sin थीटा है ना। v cos वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो v sin थीटा के भी परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब कि आपका जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी v sin थीटा ये कांस्टेंट ही रहेगी, ये सर्कुलर मोशन करता रहेगा अपना परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से।
बट जो v पैरेलल है वो आपका वेरिएबल है, ठीक है। ये v कॉस रहा है अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है ना, इसलिए जो पैरेलल वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग, वो वाली वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, पर उसके परपेंडिकुलर वाली जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का कोई कंपोनेंट इस वेलोसिटी के अलॉन्ग है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का कोई कंपोनेंट इस वेलोसिटी के अलॉन्ग होगा, इसलिए ये वाली जो वेलोसिटी है ये लगा हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मतलब इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो पाथ जो होगा वो हेलिकल रहेगा बट उसका पिच वेरिएबल रहेगा, देयरफॉर द पाथ विल बी, path is helical with variable pitch। आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता रहेगा, साथ साथ आगे बढ़ता रहेगा, बट आगे की तरफ का जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड होगा, तो इसलिए जो मोशन आपका जो शेप दिखेगा पाथ को मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, वो शेप आपको कुछ ऐसे दिखेगा, इनिशियली छोटा पिच है, फिर बड़ा हुआ, फिर और 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 बड़ा हुआ एंड सो ऑन। पिच बढ़ता जाएगा, रेडियस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। रेडियस इज कांस्टेंट mv sin थीटा बाय qb, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सॉरी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वाला केस। इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बेटा इसके बाद हमारा केस 2 आएगा जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो केस 2 लिखेंगे, चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखिए, आपको दिया गया लेट से इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। और चार्ज के पास इनिशियल वेलोसिटी इधर है, ये आपका स्पेशल केस है, पहला सेकंड का ए, ये स्पेशल केस है। इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत सिंपल सा केस होता है, ठीक है। चार्ज Q है,
मास m है जिसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। क्या होगा, आपसे बोला जाएगा कि बताओ इस पे इसका पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। और स्पेशल केस इसलिए होगा क्योंकि आप जो कैलकुलेट करोगे यू विल फाइंड दैट क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई, या यूं देखोगे वी बी इज इक्वल टू ई के बराबर हो जाएगा। ये आपका स्पेशल केस है। और v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर, ये आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आई बात। अगर ये हो रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस क्यू इंटू ई वेक्टर, दैट विल बिकम 0, ठीक है। और आप बोलोगे ऐसे में पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा, यही इसमें होगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड पार्ट होता है, जो सेकंड का जो बी सेकंड केस है, दो ही केस पढ़ने, ज्यादा केस नहीं पढ़ने, और भी पॉसिबल केसेस बहुत सारे हैं बट हमको पढ़ना दो ही है। वही सेकंड वाला केस भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन इस थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, साथ ही साथ आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है चार्ज। तो ऐसे में क्या होगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अच्छा, मैंने जो कैपेसिटेंस में कुछ टॉपिक्स लिखवाए थे ना कि बाद में कराऊंगा, हाँ सर। अच्छा यार, मैंने आप लोगों का टाइम टेबल बनाया था एक्स्ट्रा क्लास के लिए, पर वो सैटरडे था, सैटरडे संडे में करके कुछ बनाया था मैंने टाइम टेबल, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि सैटरडे को तो लॉकडाउन कर दिया है। आज भी लॉकडाउन है, आज तो किसी तरीके से क्लास ले ली मैंने, पर मतलब सैटरडे को भी इस तरीके से क्लास लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर ऑनलाइन ही ना है। हाँ, सर ऑनलाइन ना है। क्या सर ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप क्लास यहाँ है। नहीं आ रहे हो, बट मैं ऑफिस कैसे आऊँ, हाँ समझ रहे हो। हाँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा फंस रहा है मामला, लेकिन हम वी विल डू समथिंग। मैं फिर टाइम टेबल हो सकता है आपका चेंज ही करूँ, ऐसा अगर चलता रहेगा तो। बट अच्छा, आपका स्कूल में तो टीचर्स घर से पढ़ा रहे हैं ना, कि स्कूल जाके पढ़ा रहे हैं? स्कूल जाके सर, सर अभी तक स्कूल तो से। स्कूल जाके। तो आज हुई थी क्लासेस स्कूल जाकर? सर अभी नहीं सर, स्कूल तो 4 बंद। दिन से नहीं क्लास ले रहे हैं, 4 दिन से क्लास ले रहे हैं। सर्वर प्रॉब्लम। अच्छा, सर अनिल सर बोले आपको बोलने के लिए कि सर डाउट के लिए कोई अलग से टाइम रखने के लिए, क्योंकि हाँ सर मेरा वो डाउट के लिए क्लास के बाद मैं नहीं वही होता। अरेंज कर रहा था, तो उसी में तो अब मेरे हफ्ते में 2 दिन और गायब कर दिए तो अब देख वापस से टाइम टेबल पूरा मैनेज करना होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मॉर्निंग में, आप लोगों के स्कूल कितने बजे शुरू होता है? सर पहला क्लास सर 9। 9:25 पे। 8 बजे से भी कुछ लोगों का, तो हम लोग अगर 6:30 से कुछ क्लासेस रखें, चल जाएगा आपको? सर सर हम तो सुबह बायो 4:30 बजे रहता है उठते हैं। सर। हम्म, सर सुबह बायो रहता है। अच्छा बायो रहता है, किस किस दिन रहता है बायो? तो मंडे और फ्राइडे। मंडे और फ्राइडे, बाकी दिन तो है ना खाली? हाँ सर। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को मैं 6:30 बजे अगर क्लास रखूं चलेगा? हाँ सर। बस वही है, वो वाली क्लासेस हमको घर से लेनी पड़ेंगी, यहाँ आके नहीं ले सकते। घर से लेने में फिर थोड़ा सा क्वालिटी का इशू रहेगा, इंटरनेट का स्पीड का इशू रहेगा, वो ठीक है, क्या कर सकते हो, जैसा देखते हैं हम कुछ एक ये वाला वीक और वेट कर लेते हैं, सैटरडे लेट मतलब हम लोग सैटरडे पास होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस डाउट के अलग से, मतलब एक तो मैं वीकली 3 क्लास करने के बाद लास्ट क्लास में ऐसे ही कर चुका हूँ, उसके अलावा मैं अलग से एक आधे डाउट क्लासेस भी रखूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ये सब कुछ कर रहे थे और फिर वापस लॉकडाउन हो गया, तो नेक्स्ट वीक तक उन सबका टाइम टेबल वगैरह सब आपको मिल जाएगा मंडे तक, ठीक है। अभी के लिए क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास शुरू करूंगी करनी होगी, ठीक है बेटा, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।